नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, वहाँ चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में। सतीश सर नमस्कार। अ, जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें एक आखिरी पड़ाव आ चुका है और उसका एक लिस्ट हमारे सामने है। क्या हम यह कहें कि सारे विवादों का अंत हो चुका है और अभी जो एसआईआर की लिस्ट आई है, उसे हम मोटे तौर पर संतोषजनक मानें? मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने बाकायदा एक एडिटोरियल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार ने रास्ता दिखाया है कि किस तरीके से विपक्ष के अपनी कंट्रीब्यूशन से या उसकी आलोचनाओं से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ कि जिस प्रकार से जल्दबाजी में एकाएक ऑल ऑफ ए सडन एसआईआर करने का फैसला हुआ, उसने बहुत विवादों को जन्म दिया और जो दस्तावेज शुरू में लोगों से मांगे गए वो शायद पर्याप्त नहीं थे और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने पहले आधार का विरोध किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार के वैधता को मतलब डायरेक्ट किया चुनाव आयोग को, उसके बाद मुझे लगता है कि एसआईआर के शुरुआती प्रारूप और जो अंतिम जो लिस्ट आया, उसने उस पर बहुत फर्क डाला। मोटे तौर पर जो राजनैतिक पक्ष है वो ये पक्ष है कि या तो इसकी टाइमिंग सही नहीं थी, समय कम था और दस्तावेज नहीं थे, दस्तावेज उतने सब लोगों के पास नहीं थे और इसी के साथ ये भी कि जो राजनैतिक रूप से बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा खास तौर से कि घुसपैठियों को निकालना है। कितने घुसपैठिए निकले, ये तो सबके सामने है। अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कितने घुसपैठिए निकले। तो ये टाइमिंग, उद्देश्य इन सब पर सवाल उठे। कुछ मृत जिंदा पाए गए, कुछ जिंदा मृत पाए गए। अंततः जिस प्रकार से अभी जो बात हो रही है कि विपक्षी पार्टियों का भी जो विरोध है, वो उतना अब शायद नहीं है। अब शायद नहीं है। हाँ, हालांकि ये सब बात कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट करीब 35 लाख कट गया है कि नहीं? कुछ जुड़ने की भी बात है कि भाई 21 लाख जुड़े तो वो कहाँ से आए, कौन है, सिर्फ फॉर्म 6 वाले हैं, नहीं है, क्या है? और फिर डिलीशन में फिर 3,68,000 या कितना और जोड़ा गया। लेकिन मोटे तौर पर कुल मिला के हमको लगता है कि अब संतोषजनक स्थिति कहा जा सकता है। हालांकि मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, वो उनका अपना तर्क हो सकता है कि भाई कितने कटे, कहाँ बीएलओ गए, कहाँ नहीं गए, क्या हुआ, वो राजनीतिक पक्ष है, वो चुनाव के मैदान में देखा जाएगा। क्या ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर थोड़ा पछता रही होगी या थोड़ा उसे अफसोस होगा कि क्यों बैठे-बिठाए एक मुद्दा विपक्ष के हाथों में दे दिया, जिसने उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को गोलबंद करने का मौका दिया? या राजनीतिक रूप से आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ फ़ायदा ही हुआ है, पूरे एसआईआर प्रकरण से? नहीं, फायदा अगर होता, जैसा कि उनका दावा था कि इसमें घुसपैठिए कुछ 40-50 लाख निकल जाते तो वो एक फायदा होता, अंकगणित के हिसाब से भी और विमर्श नैरेटिव के हिसाब से भी। लेकिन जो इतना हल्ला गुल्ला उन लोगों ने किया कि भाई इसमें घुसपैठियों के लिए किया गया, उन लोगों को निकालने के लिए किया गया, जो इलेक्शन कमीशन की जगह लगता था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्शन कमीशन का काम कर रही है, उन्हीं के वक्ता प्रवक्ता जो है इसका डिफेंस कर रहे थे, तो उस आधार पर तो नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि उनको कुछ इससे फायदा हुआ। ये जरूर हम कह सकते हैं, मेरे दिमाग में बात आती है कि अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रहा और उसके बाद जो चीजों में मैं कहूंगा सुधार हुआ, तो मैं समझता हूं कि इससे जो है अटैक तो पूरा बीजेपी पे था, तो वो शायद अटैक थोड़ा ब्लंट हुआ होगा और जिस प्रकार से वोट चोरी यात्रा आदि आदि निकला, तो एक वो बवाल बहुत बड़ा बनता जा रहा था। शायद अब वो उतना है नहीं बवाल। बिहार जी। में पिछले सप्ताह में एक और राजनीतिक घटनाक्रम अपना एक स्वरूप लेते जा रहा है और वह है प्रशांत किशोर के आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, जो कई लोगों को अरविंद केजरीवाल की याद दिलाता है कि वो भी अपने पहले चुनाव के समय इसी आक्रामक मोड में नजर आते थे। तो उन्होंने अशोक चौधरी
के घोटालों की बात की कि 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति उनके पास। उन्होंने जो सम्राट चौधरी हैं उनके आपराधिक प्रवृत्ति होने की बात की, उन पर उनके अभियुक्त होने की बात कही और तीखे हमले किए उन पर, और भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उन्होंने हमले किए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा, या ये हम इसे माने कि चुनावी राजनीति के दौरान ये चलती हुई चीजें हैं जो आ जाएंगी और आई और चली गई? कैसे देखें हम इसे? देखिए, निश्चित रूप से गोताखोर के जगह को पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि गोताखोर अंदर गया पानी में कहां से और निकला कहां से। तो कभी कभी मुझे इस तरह की बात दिमाग में आती है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ समय से व्यवस्थित कैंपेन चला करके और जो आक्रामकता यहाँ दिखाई है अभी हाल के दिनों में, वो इससे उन्होंने सुर्खियां जरूर बटोरी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर हुए हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, बड़ा ही आक्रामक हमला किया है, और एक अशोक चौधरी जो कि नीतीश जी की पार्टी से, इससे अब ये कैसे प्ले आउट होता है ये देखने लायक है। या ये भी देखने लायक होगा कि प्रशांत किशोर कैसे प्ले आउट होते हैं। प्रशांत किशोर को मुझे जरूर लगता है कि जो वोट चोरी यात्रा थी, या फिर जो पिछड़े वर्ग का जो एक नैरेटिव और 10 सूत्री कार्यक्रम दिया, इधर कुछ पहले तो लग रहा था प्रशांत किशोर ठीक चल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर जब ये कांग्रेस बहुत आक्रामक हुई और मतलब चुनाव को लेकर, बिहार को लेकर, वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर, आदि आदि, तो ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर नेपथ्य में जा रहे हैं। लेकिन उस नेपथ्य को चीरते हुए पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा वो स्थापित हुए हैं, और मैं समझता हूं कि इस चुनाव का वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और कुछ हद तक मतलब इज्जतदार सीट जो कहेंगे संख्या के हिसाब से, उसको लेकर प्रशांत किशोर ने अपने को लगभग स्थापित कर दिया। मैं तो आजकल ये कह रहा हूं और फिर से दोहराता हूं आपके समक्ष कि इस बार प्रशांत किशोर का जो प्रभाव है वो 2020 में जो चिराग पासवान का प्रभाव था उससे कम दुगना है, कम से कम। अब देखना ये होगा कि टिकट किसको बांटते हैं, किस जाति के लोगों को देते हैं। दूसरा कि वो जो उनकी आक्रामकता है वो कैसे प्ले आउट करती है, क्या एनडीए के वोटर भी उनके पास जाते हैं, क्या महागठबंधन के वोट भी जो महागठबंधन को जाते हैं वो क्या कुछ प्रशांत किशोर की तरफ चले जाएंगे। और अंततः जो मैंने गोताखोर की उपमा दी, तो उसके बाद प्रशांत किशोर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में जब उनकी क्या भूमिका रहती है, उनको कितनी सीटें आती हैं, क्या किन शर्तों पर, क्योंकि कहीं न कहीं तो उनको अलाइन होना पड़ेगा। तो ये देखने लायक है कि वो कितना सीट लाते हैं। और सीट लाने में एक संभावना ये भी हो सकती है कमल जी कि अगर 10-15 सीट ले आए हो, 15 सीट, तो ये भी एक हो सकता है ना कि एक बिहार में कहीं हंग वर्डिक्ट ना हो जाए। और अगर हंग वर्डिक्ट होता है तो प्रशांत किशोर की भूमिका और प्रशांत किशोर पर दबाव और प्रशांत किशोर की खुद की राजनीति, ये बहुत मायने वाली हो जाएगी। ये हमें इस पर जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज के डेट में हम निश्चित रूप से इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अगर लहर की बात कहें तो लहर कोई महागठबंधन के पक्ष में अब मुझे नहीं दिखाई पड़ रही, लहर नहीं। हाँ, उनका सांख्यिकी ठीक है, वोट ब्लॉक्स हैं उनके पास, लेकिन लहर के हिसाब से कहें तो इस चुनाव का चर्चित चेहरा, चर्चित व्यक्ति प्रशांत किशोर ही बन गया है। तीसरी बात कि जो गठबंधन के भीतर जो एक कलह रहती है, जो दोनों पक्षों में, महागठबंधन में कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है और हो जाना चाहिए था, तेजस्वी का ही नाम था तो कर देते कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब तक नहीं किया है। शायद कर दे, लेकिन वहां भी सीटों का कसमकस चल रहा है। तो एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि एनडीए में अगर हम जाएं तो वो भी, वहां भी सीट के बंटवारे को लेकर एक भारी संघर्ष है, और भारतीय जनता पार्टी
और जेडीयू में भी अंदरूनी रूप से क्लेश है। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, हाँ है। और क्योंकि पहले तो ये लग रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को एकदम निपटाना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार के नाम ये सेहरा बन गया कि 10,000 रुपया जो है 75 लाख महिलाओं के खाते में एक क्लिक में चला गया। और ये भी मुझे किसी ने बताया कि ये प्रति विधानसभा क्षेत्र जो है 30,000 के करीब महिलाएं बैठती हैं, और वो अधिकांश ग्रामीण इलाकों में है, रूरल क्षेत्रों में है। और ये भी किसी का दावा है कि वो अधिकांश जो है जेडीयू के को ध्यान में रखते हुए ये चीजें बटी हैं। तो और शहरी क्षेत्र में कम बटा है, तो शहरी क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि वो भाजपा का प्रभावी क्षेत्र है। तो ऐसे में जो जेडीयू की सीटें जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिल्कुल कम हो जाएंगी, वो नहीं हो रहा है। और मेरे अनुमान में फिलहाल ये बदल भी सकता हूं मैं, चाहे जो दिखाई पड़ा बदलाव तो बदलना पड़ता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल मुझे क्यों न क्यों लगता है कि इस बार सीटें ज्यादा आएंगी। जी जी, ये प्रशांत किशोर वाले मुद्दे को थोड़ा सा मैं और समझना चाह रहा था कि जैसे आपकी बातों से लगा कि वो किसी भी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनडीए को भी पहुंचा सकते हैं और महागठबंधन को भी बिहार में है। तो आपके अनुसार किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाने की संभावना आपको दिखती है, या फिर ये चुनाव नतीजों से ही साबित होगा? देखिए, ऐसे तो एक चर्चा थी, उसके आधार पर कहूं कि वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, ये पहले चर्चा थी। हाँ, लेकिन ये कहना बहुत मतलब मुश्किल चीज है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ कुछ बोले तो फिर उसमें सत्यता होनी चाहिए। अभी कहना जरा मुश्किल है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो फ्रंट है कहीं के, क्या उनका मकसद है, क्या अपने बलबूते तो उनका कुछ नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब कि वो सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं, तो इस बार तो नहीं ही है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो वैसे में जो टिकटों का बंटवारा करेंगे प्रशांत किशोर, ये वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जो कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, तो मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रशांत किशोर जिसको भी खड़ा करेंगे, वो 100% आप श्योर मान के चलिए कि वो 10 से 12,000 तो निश्चित वोट लाएगा। 10-12, हाँ 10,000 12,000 अगर वोट कम से कम लाता है, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, तो वो निश्चित रूप से हमारे चुनाव क्षेत्र में वो क्या कहते हैं, वो जेडीयू बीजेपी गठबंधन को एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यही बात सब जगह लागू होती है कि नहीं, इसका एक विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। अभी कहना मुश्किल है। और प्रशांत किशोर ही अंततः वो किसके साथ जाके बैठ जाएंगे या क्या होगा। मैं इस बार के चुनाव में एक बात मेरे माइंड में निश्चित रूप से आ रही है कि वो चुनाव के बाद कुछ खलबली हो सकती है, और ये दोनों गठबंधन में हो सकता है, दोनों गठबंधन में भी हो सकता है, या पीके के जो एमएलए जीत के आए उनके बीच भी खलबली हो सकता है। जी जी, क्या आपको ये लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी उस छवि को तोड़ने में थोड़े सफल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में जिस तरीके से पिछले सप्ताह उन्होंने कुछ रसोद्घाटन करने की कोशिश की, उससे, या अभी भी ये चीज उनके साथ चस्पा है कि भाई कुल मिलाकर ये तो है भाजपा के और अमित शाह के आदमी? देखिए, ये अगर जनता के सामने जो संवाद या जो एक छवि बनती है, उसमें तो एक 1.5 महीने में, एक आध हफ्ते 1.5 हफ्ते में जिस प्रकार से उन्होंने 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और अशोक चौधरी पर इतना करारा हमला बोला है, तो निश्चित रूप से उस छवि को तो जनता के बीच तो ही गए होगी, अरे ये तो किसी को नहीं छोड़ता है, तो आप उसको बीजेपी से अलाइन न माने, ये जनता में जा सकता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि वो भाजपा से मिल नहीं सकते, ये मिल भी सकते हैं, ये मिल भी सकते हैं, इससे इनकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मिल ही जाएंगे, लेकिन जो छवि होती है, जो वास्तविकता होती है, और जो वक्त होता है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। कहीं प्रशांत किशोर को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल जाए,
तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आदमी का अरमान बहुत बड़ा हो जाता है, जाग जाता है, और वो 2.5-3 साल से पूरे बिहार में स्थापित हैं, उनका काम, उनका रिसोर्सेज, उनका मैनेजमेंट, वो सब भी सही है, वो सबसे अच्छा है, मैं तो कहूँगा। तो उस लिहाज में अब वो आगे क्या करेंगे कह नहीं सकते। पार्टियों से जहां तक संबंध की बात है, तो उनका तो सारी पार्टियों से संबंध रहा है। तो 2015 में नीतीश और क्या कहते हैं, पहले तो नीतीश जी के ही आदमी बताए जाते थे। नीतीश जी ने उनको एक काम भी दिया था बहुत बड़ा, तो वो भी वहां से भी थे। फिर दूसरा कि 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर नीतीश और लालू के एडवाइजर थे। और बाकी पार्टियों से भी अगर आप देखें तो कांग्रेस से भी उनका चलता रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम वो दुश्मन है कांग्रेस के। वो तो ये चला था कि वो प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में बातचीत हो रही है ये 2024 से पहले कि भाई उनको ये काम दिया जा सकता है, वो मांग रहे थे, फिर बात नहीं बनी। और बाकी पार्टियों, बाकी प्रदेशों में आप देखिए उनके संबंध तो सब जगह रहे हैं, केजरीवाल से रहे हैं, ममता बनर्जी से रहे हैं। तो अभी हमको लगता है थोड़ा देखना पड़ेगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के वो सलाहकार थे मोदी जी की। तो ये अभी थोड़ा हम इससे, हम जब तक उनसे मिले नहीं और थोड़ा जाके एक रिपोर्टर की हैसियत से पता नहीं करें, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं करता। जी। नई परख पर ही जो शुरुआत में एक कार्यक्रम में आपने कहा था, अभय जी भी उस कार्यक्रम में थे, कि इस बात की संभावना भी बन सकती है कि थोड़ा रीअलाइनमेंट हो और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिल जाएं और एक तीसरा मोर्चा जैसी चीज बन जाए। तो आपकी बात मुझे याद है जब मैं प्रशांत किशोर की एक इंटरव्यू को देख रहा था कि उन्होंने शांभवी चौधरी को घेरा, अशोक चौधरी की बेटी को, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान को एक तरीके से क्लीन चिट दे दिया कि उसमें चिराग पासवान की कोई गलती नहीं है कि अशोक चौधरी ने सोच समझ कर अपनी बेटी को टिकट दिलवा दिया एलजीपी से। तो ये जो चिराग पासवान की आलोचना करने से बच रहे हैं, क्या अभी भी इस तरह की कोई संभावना बची हुई आपको दिखती है, या फिर जो कुछ भी चुनाव में होना है अब फिक्स हो चुका है कि प्लेयर्स कहाँ कहाँ हैं, अब बस खेल होना है? देखिए, जो अभी तक जो मैंने कहा, मेरी समझ से कोई भी संभावना समाप्त नहीं हुई है। प्रशांत किशोर अंततः क्या गुल खिलाएंगे, क्या करेंगे और क्या अंदर अंदर खिला रहे हैं, ये कहा नहीं जा सकता। एक बात सत्य है कि जनता के बीच में उन्होंने अपना हाल के बयानों से, आक्रामकता से एक छवि स्थापित की है। और जैसा मैंने पहले कहा कि काफी ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हैं, सलाहकार ही हैं, तो फिर अभी कहना बेहद मुश्किल है। होता है क्या कि अगर आपको आशा से ज्यादा सफलता मिल जाए और आपके अरमान ज्यादा बढ़ जाएं, तो फिर आप तोल मोल गोल करने लगते हैं, जिसमें आप तोल मोल करके आप अपने लिए क्या हासिल करते हैं। जो कि एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर अभी क्या करते हैं, उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की नजर बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप पे, और ये चुनाव नहीं तो अगले चुनाव तक एक बहुत बड़े दावेदार भी हो सकते हैं। मैं तो इतना तक कहता हूं कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो उनको स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था नीतीश जी का, वो थोड़ा सा हमको मंद दिखाई पड़ रहे हैं इस बार। और वो पहले भी थे मंद, ये बीच में कुछ यात्रा वात्रा हुई, कांग्रेस के सदारत में हुई, उसके रथ पे ये बैठे, फिर वो जो एक आग था, जो एक वेग था, वो हमको थोड़ा मिसिंग नजर आता है। और आप देखिए कि तो प्रशांत किशोर की पूरी जो पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर ने तो चिराग को भी डाउन कर दिया है। वो बिहार फर्स्ट ये वो कहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसको भी डाउन किया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है। और प्रशांत किशोर सबको हमला कर रहे हैं, सब पर हमला कर रहे हैं। शायद उनकी नजर इस चुनाव से ज्यादा अगले चुनाव पर है, लेकिन इस चुनाव में अभी पहले है, क्योंकि यहाँ से उनके आगे का भविष्य भी तय होना। जी। तेजस्वी यादव ने भी एक बिहार अधिकार यात्रा निकाली थी, वोट अधिकार यात्रा के बाद थोड़े सक्रिय तो वो दिख रहे थे, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो थोड़े मंद दिख रहे हैं, तो उसके कौन से कारण आपको नजर आते हैं, या कौन से ऐसे चीजें हैं जिसके कारण आप ये कह रहे हैं कि वो मंद नजर आ रहे हैं थोड़े से? देखिए, तेजस्वी यादव का जो तेज है वो मुझे क्यों न क्यों लगता है कम है। कारण क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कहना पड़ेगा कि जो एक स्वाभाविक नेचुरल एकदम से सीटों का बंटवारा, मुख्यमंत्री का चेहरा,
ये सब हो जाना चाहिए था। देखिए चैलेंजर जो होता है ना, चैलेंजर को बहुत सारे काम पहले करना पड़ता है ताकि सत्ता से सत्ताधारी पार्टी को और गठबंधन को हटाया जाए। तो उससे एक पूरी छवि बनती है, पूरा एक विमर्श बनता है और पूरा जो है एक नैरेटिव बनता है पूरे प्रदेश में। 2020 में मैं उन चंद लोगों में था जो ये कहता था कि इसकी सरकार भी बन सकती है तेजस्वी की। मैं बोलता था 10 सीट से कितना सीट से रह गए, वो रणनीतिक भूल भी थी क्योंकि उनको क्या बोलते हैं उसको, सीमांचल का वो बढ़िया से अंदाजा नहीं लगा पाए। लेकिन वो जो उनके अंदर जो एक आक्रामकता थी उस समय, जो उनको एकदम कहा पंख लगा हुआ था, काफी तेज तर्रार बोलते थे, रोजगार की बात करते हो, रोजगार मैन, नौकरी मैन सब बन गए थे। वो इस बार कम इसी वजह से हमको लगता है कि इस बार क्यों ना क्यों इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि कांग्रेस की गिरफ्त में आए हैं, या पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ कारण तो लगता ही है कि क्यों ऐसा है, और बहुत दिन से बहुत एक्टिव होना चाहिए था, जो कि उनकी एक्टिविटी 2024 के चुनाव के बाद से घट गई। और 2024 के चुनाव में भी आपने देखा इन्होंने प्रयोग किया था, बाकी अपने एमवाई कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा उसको विस्तार देने के लिए। आपको याद होगा कि हवाई जहाज में मुकेश सहनी के साथ ही घूमते रहते थे, और उसमें लग रहा था कि उस बार के 2024 में ये लोग कांग्रेस से दूरी बना रही है, मेरी समझ कहती थी। इस बार लग रहा है कि कांग्रेस जो है बहुत इनके बात में नहीं आ रही है, या कांग्रेस अपना कुछ तोल मोल कर रही है। हो सकता है ये कारण हो, और बाकी हो पता नहीं क्या कह सकते हैं। देखिए जब हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, ये भी आपको कहना होगा कि जो परिवार में ही है, परिवार के भीतर ही कुछ कुछ खटपट है, भाई अलग हो गए हैं, भाई अलग कर दिए गए हैं, बहनों के भी बयान इधर उधर आते रहते हैं। कुछ तो है। मैं तेजस्वी में वो तेज नहीं देखता हूं जो 2020 में, यहां तक कि 2024 के चुनाव तक भी दिखा था। जी, आरजेडी के जो हमारे मित्र हैं या जो आरजेडी के समर्थक है, वो एक तर्क देते हैं कि जो दिल्ली स्थित मीडिया है उसका केंद्र प्रशांत किशोर के जाति के कारण, या प्रशांत किशोर के जो पढ़े लिखे होने की उन्होंने एक छवि बनाई है उसके कारण उन पर ज्यादा रहता है, और जो छोटी छोटी बातें भी होती हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है न्यूज चैनलों पर। क्या आप उनकी इस आलोचना से सहमत हैं, और क्या हमारे विश्लेषण में भी उसकी एक झलक हो सकती है? नहीं, मैं आपको बताता हूं कि ये जो दोनों बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष का जो भी कुछ रहता है, जो नेगेटिव न्यूज रहता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको उछाला जाता है, एकदम सत्य। दूसरा सत्य ये भी है कि प्रशांत किशोर का जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पहुंच पैठ है वो बहुत ज्यादा है। भाई केंद्र तो उनका काम करने का दिल्ली ही रहा है, तो यहाँ सब मीडिया वाले से उनकी अच्छी मैं कहूंगा कि एक रास्ता है उनका। तीसरा क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है भाई, आप ये बताइए कि 2020 में भाई तेजस्वी, या जो था तेजस्वी का जो एक वहां पे गूंज हो रही थी, तो क्या उससे वैकल्पिक मीडिया, सोशल मीडिया, या फिर क्या बोलते हैं इवन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या छूटता थी? नहीं थी। आप अपनी कमियों को पार करने के लिए आपने क्या किया, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रशांत किशोर को कम्युनिकेशन का तो आइडिया है ही, तो प्रशांत किशोर अपने उस पहुंच का, अपने सानिध्यता का और अपने स्ट्रेटेजिक माइंड का उसमें भरपूर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो खासकर मैंने सुना है कि दिल्ली आते हैं खाली इंटरव्यू देने के लिए, और पिछली बार आए तो दिन भर में शायद 15 इंटरव्यू दे के चले गए। तो भाई तेजस्वी क्यों नहीं आते, या तेजस्वी ने इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? कांग्रेस पार्टी ने कम से कम सोशल मीडिया में या वैकल्पिक मीडिया में क्या वोट चोरी यात्रा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो
तो आपकी स्ट्रेटजी, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका समन्वय कितना है, ये भी फर्क डालता है। आज के दिन में आपको कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या लगती है? क्या वो जैसे आपने कहा कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हें घोषित कर देना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी और सीटें मिल जाएं और उसके बाद वो चीजों को करें, या कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव आता है कि कांग्रेस के मन में ये भी है कि जब तक ये पार्टियां, चाहे आरजेडी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जब तक ये थोड़ी कमजोर नहीं होगी, कांग्रेस का उभार कैसे होगा? क्या कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा तबका भी आपको दिखता है जो इस तरह की सोच रखता है? रखता है, क्योंकि ये तो हम क्या मतलब कोई रखता है, तो ये तो सब बयान जो आपने जयराम रमेश का 2024 के चुनाव से पहले ही सुना होगा। उस समय वो तो सब सर्वविदित है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं INDIA गठबंधन में जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है, वो कांग्रेस को कमजोर रखना चाहती हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे। ये तो उनका बयान है और कई और पार्टी नेताओं ने दिया था। वो सहज नहीं है। बात सही है कि भाई जब कांग्रेस खत्म हुई तभी जो है JDU, जो पहले समता पार्टी थी, RJD, ये सबका उदय हुआ बिहार। ये एक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी बात कि कांग्रेस में ये बात निश्चित रूप से है कि भाई 8,000 किलोमीटर हम लोग चलें, यात्रा हम लोग निकाले और इसका फायदा दूसरे को, ये है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि विपक्ष के छाते में उनको रहना है, उसके वो नेतृत्व करते हैं और उसके साथ भाई एकदम से बिगाड़ मोल नहीं ले सकते। ये तीन बातें हैं। चौथी बात जो महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी की बात आपने की है, तो वो मेरे ख्याल से ये है कि कांग्रेस ने एक प्रकार से नगण्य जो राज्य था उनके लिए, उसमें इन्होंने अपनी पैठ जमाई और इसके लिए वो 1 साल से काम कर रहे हैं। ये यात्रा, वो यात्रा, राहुल गांधी का बार बार जाना, बिहार को रडार पे लेना, अपना ये 10 सूत्री कार्यक्रम लाना, सदाकत आश्रम में CWC करना 87 साल बाद, ये सब बता, अपना एक अति पिछड़ा को क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना, तो वो किसी प्रकार से बिहार में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। ये तो एकदम तय है। तो जब पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो अपनी वो मांग रखेंगे, अपने उनकी मुराद बढ़ेंगे। तो वो RJD तो अब तक एक छत्रराज था, कहते थे लोग कि लालू जी के घर से ही कांग्रेस चलती है या उन्हीं के पॉकेट में है। उससे अपने आप को पीछा छुड़ाने का प्रयास भी है। साथ साथ ये भी है कि भाई एक सम्मानजनक समझौता हो, उनको सीटें उनकी अपेक्षा के, उनके काम के और जो इधर प्रयास किया उसके हिसाब से मिले, तब तक शायद वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तेजस्वी को नहीं घोषित करना चाहेंगे। और जैसे ही अगर बात सीटों की बन जाती है और जो उनकी बातें हैं उनको मान ली जाती है, तब वो शायद घोषित भी कर दे। इसीलिए हमको लगता है इसमें देरी हो रही है, लेकिन जनता भी तो देखती है ना कि भाई देरी हो क्यों रही है। जी जी। एक आखिरी सवाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में। पिछले सप्ताह यानी अक्टूबर सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमित शाह जी बिहार गए थे, 2 दिन वहां रुके और उन्होंने कुछ चीजें कही कि कार्यकर्ताओं से, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर पर ध्यान दीजिए, मोदी जी पर ध्यान दीजिए और महिला पर ध्यान दीजिए। और कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है उस पर हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि घुसपैठिए का मुद्दा आप उठाइए। आप और अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने उनके सबसे बड़े नेता जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश स्तर पर हैं, सम्राट चौधरी, उन पर हमला किया है, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को हल्की चोट तो लगी है। कुल मिलाकर आप भाजपा की बिहार में स्थिति को कैसे देखते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि तमाम प्रयासों के बावजूद अगर भाजपा इस बार नीतीश से पीछे रहे, नीतीश से पीछे रह जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मोदी और एक आप महिला कहा ना आपने, मंदिर, महिला, बिहार में मोदी या महिला, मोदी या मंदिर इतना बड़ा इशू नहीं है। मोदी जी ये लोग लाख दावा करें, लेकिन मोदी जी का चेहरा बिहार में आते ही नीतीश का चेहरा आ जाता है। ये बात तो सच है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी नीतीश से वो पीछा नहीं छोड़ा पाए, जबकि उन लोगों NDA ने भी अभी तक नीतीश को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इनका अंतर्द्वंद उधर भी है। तीसरी बात कि अभी जो हमले हुए हैं, हमला करने वालों में
एक तो बीजेपी के ठाकुर लॉबी के कद्दावर नेता आरके सिंह भी शामिल हैं। जी तो जी आरके सिंह एक इज्जतदार, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आप उन पे जो लॉबी वॉबी जो कह लें, वो जाने जाते हैं। तो वहां भी एक दिक्कत है। आपने ये देखा कि पवन सिंह को शामिल कराया गया भारतीय जनता पार्टी में, और राजीव रूडी के बयान आपने देखे होंगे, कई तरह के आए हैं। अभी वो भी ऐसा लगता है कि बहुत संतुष्ट नहीं है। मैं जानता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कम से कम 8-10 नेता हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं। तो ये ये तो इनकी दिक्कत है। और दूसरा कि आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए वोट चोरी का आरोप लगा, या फिर आप घुसपैठियों की बात करते हैं कि भाई घुसपैठियों को निकालने के लिए वो लोग इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए, कितने निकले? तो भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक अपने दम पर अकेले बिहार के ग्रामर, वहां की पॉलिटिक्स या वहां की गुत्थी को अपने दम पर सुलझा पाई है। न कोई बिहार में भारतीय जनता पार्टी का इवन सुशील मोदी जैसा कोई सर्वमान्य कोई नेता भी है। और भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े लोगों पर, जो बड़े लोग तो हैं, कागज पर हैं और वो पद पे भी है, उन पर इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो कुछ तो जो भी नुकसान होना है तो वो तो भाजपा का ही होगा ना। नीतीश जी तो इस बार एकदम लगता है कि जैसे ऑपरेशन साइलेंस में लगे हुए हैं। मतलब या तो दबाव में है या बहुत तरीके से चल रहे हैं। हम तो कभी नहीं मानते कि नीतीश जी ने कसम खा रखी है कि वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। वो जितना भी बोले, भाजपा के नेता अमित शाह जी ने, गृह मंत्री, उन्होंने क्या कहा था, आरा जिले में कहीं पर एक बयान में कहा था कि नीतीश जी के लिए दरवाजे सदा सदा के लिए बंद है। तो खुल गए। अब ये दरवाजा खोल के उनको बंद करना चाहते थे। इसमें भाजपा अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इसलिए चुनाव के बाद अभी क्या होगा, नीतीश जी क्या करेंगे, ये अभी भी मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, एक और चीज, नीतीश जी पर आपने ये देखा होगा कि अभी तक जितना आरजेडी को हमलावर होना चाहिए था, उतना नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता है। व्यवस्था कुछ अगर है नीतीश जी की, तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। या फिर हम ये भी कह दें कि नीतीश जी की पार्टी, चाहे भाजपा है चाहे आरजेडी, दोनों के आक्रमण से मतलब अछूता है, वो भी मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुझे जो इधर कुछ लोगों ने दावा किया, बताया कि नीतीश जी के यहाँ भी एक प्रकार की ये समझ है कि उनके यहाँ के, उनकी पार्टी के कई लोग बीजेपी के गिरफ्त में जा चुके हैं। तो हर पार्टी में प्रकोष्ठ होता है, अपना खेमा होता है, अलग अलग जातियों के हिसाब से भी एक नेतृत्व ऊपर से नीचे तक तय होता है। इस प्रकार के भंवर में चीजें फंसी हुई हैं, कोई पार्टी से बचा हुआ नहीं। सतीश सर, एक आखिरी सवाल, क्या नीतीश जी का जो स्वास्थ्य का मसला बार बार उभरता था, अब वो अप्रासंगिक हो चुका है? नीतीश जी, लोग मान चुके हैं कि नीतीश जी सक्रिय हैं, या फिर अभी भी मुद्दा है कि स्वस्थ नहीं है वो? देखिए, वो मुद्दा बनाने के ऊपर होता है। कोई भ्रष्टाचारी रहता भी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी के रूप में पोत दिया जाता है। और जो बिल्कुल बड़ा भ्रष्टाचारी रहता है वो बच भी जाता है। ये आपने देखा होगा पूरे इतिहास में, इस चीज ये दर्ज है कि नहीं। कौन कैसे हल्ला हंगामा शोर मचा के किसी को भ्रष्टाचारी या किसी को कुछ साबित कर देता है, या कुछ लोग अपने आप को उसी में बचा भी लेते हैं। नीतीश जी के मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए थे, लेकिन बिहार एक निर्धन प्रदेश है, बहुत बेरोजगारी है। नीतीश जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भयानक हो सकता था, जो जिसकी छटा 2020 में दिखी, और वो अभी और बढ़ सकता था। लेकिन शायद वो अब इतना नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है, बिहार का निर्धन जनता ये भी देख रही है कि भैया कुछ नहीं अगर मिल रहा है, और अचानक 1-1.5 महीना में 10-15 हजार रुपया एक परिवार में 15 हजार रुपया आ जा रहा है, तो बहुत सारे जो आरोप हैं, बहुत सारे जो नैरेटिव हैं, बहुत सारी जो छवि है, बहुत सारी जो वास्तविकताएं हैं, वो सब एक तरफ रह जाती है। और जो लोगों को
तात्कालिक रूप से बेनिफिट मिल जाता है, जहां कुछ नहीं मिल रहा हो, वो एक बहुत मतलब समझिए कि कारगर दवा जैसा काम करती है। जी जी। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं उसके पहले मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां दें ताकि हम उन्हें और बेहतर और सुंदर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। सतीश सर, आज की काफी रोचक बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसको सतीश सर के साथ बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।